गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे आज के समय का सबसे गर्म मुद्दा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल डीजल के कीमत पर। ये पेट्रोल डीजल का कीमत आसमान छू रहा है। ये कई राज्यों में, कुछ ऐसे राज्यों में यह आंकड़ा 100 के आसपास है और कोई राज्यों में यह आंकड़ा 100 के पार है। तो इस जगह पर यह प्रश्न बनता है कि ये जो पेट्रोल डीजल है इसके दाम कैसे तय होते हैं, इसका दाम कौन तय करता है, इसके दाम बाजार में तय कैसे होते हैं, फिक्स्ड कैसे होते हैं। हम लोग बात करेंगे, इसी विषय को समझेंगे। आज पेट्रोल डीजल के ऊपर सारा विषय बिंदुओं को हम लोग समझेंगे। आप लोग सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपका सारा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे कि यह तेल जो हम विदेश से ले आते हैं, हमारे पेट्रोल पंप तक पहुंचते हैं, तो ये क्या प्रोसेस होता है, इसमें कौन कौन से चार्जेस जुड़े जाते हैं और कौन कौन से चार्जेस जोड़ने के बाद कौन कौन से नेगोशिएशन हो सकते हैं और इसे कंट्रोल करने के क्या उपाय हैं, मैं इस पे भी बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आप देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको और एक काम करना है, एक बेल नोटिफिकेशन होता है, ये इस आइकॉन को आपको प्रेस करके ऑन करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मेरा जैसे ही अपलोड होते हैं आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2010 के पहले की। मैं 2010, अभी 2021 चल रही है। आज का जो डेट है वो 13 जून 2021 है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 2010 से पहले की। 2010 से पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तेल के दामों का निर्धारण करती थी। तेल के दामों का निर्धारण करने में 2010 से पहले के जो विषय हैं, उस पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में तेल का दाम तय करने की शक्ति या पावर थी। लेकिन 2010 के बाद इसे संशोधित किया गया और 2010 में ही सबसे पहले पेट्रोल को, याद रखिएगा, पेट्रोल को ये अपने हाथ से स्वतंत्र कर दिए। यानी भारत सरकार 2010 के बाद पेट्रोल का दाम का निर्धारण नहीं करती है। तो कौन करती है? ये करती है प्राइवेट कंपनियां। जो भी कंपनी तेल का व्यापार करती है, यानी पेट्रोल डीजल का व्यापार करती है, वो कंपनियां करती है। इसके पीछे भी एक रीजन है। इसको समझने के लिए आपको LPG 1 और LPG 2 की घटना को समझना पड़ेगा। दोस्तों, मैं LPG का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं बता रहा हूं। इकोनॉमिक्स में LPG का मतलब होता है लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आपको इसको समझना पड़ेगा। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। बहुत जल्दी आप LPG 1, LPG 2 को समझेंगे मेरे वीडियो के माध्यम से। तो 2010 में पेट्रोल को क्या कर दिया गया? वो भारत सरकार के हाथ से स्वतंत्र कर दिया गया। और 2013 में डीजल को भी इसे स्वतंत्र कर दिया गया। डीजल को भी स्वतंत्र कर दिया गया। यानी 2013 के बाद से ना पेट्रोल का दाम और ना ही डीजल का दाम, दोनों के दाम में भारत सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब भारत कीमत कीमत निर्धारण में अपनी भूमिका नहीं रखता है, लेकिन उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है दूसरे जगह पर। हम समझेंगे इस विषय बिंदुओं को। अब ये जब ये डीजल की दाम और पेट्रोल के दाम का निर्धारण भारत सरकार के हाथ से निकल गई, मतलब स्वतंत्र कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया,
तो इसका दाम का निर्धारण कैसे होता है, समझिए। सबसे पहले हम जो तेल खरीद के ले आते हैं, वो तेल क्या होता है कि भारत सरकार, हमारा देश की सरकार या कोई भी देश की सरकार जो देश तेल बेचती है उसको ओपेक कहा जाता है, OPEC, ओपेक। जो तेल बेचती है उसके संगठन को ओपेक बोला जाता है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज ओपेक कहा जाता है। इसमें 13 देश है, शायद अभी एक देश कट आउट है इससे, वेनेजुएला, तो अभी 12 देश हो गए होंगे। तो ये ओपेक से जो भी संगठन है, जो भी देश है, जैसे सऊदी अरब से मान भारत सरकार ने बात की, या फिर ईरान से भारत सरकार ने बात की, तो भारत सरकार ने ईरान से समझौता कर लिया कि हम तेल लेंगे आपसे या तेल बेचेंगे आपसे, कैसी मनी आप लेंगे, कौन कौन सा मनी, कैसे पेमेंट लेंगे, ये भारत सरकार ने इसको डील कर दिया। डील करने के बाद भारत सरकार इसे अपने देश की उन कंपनियों को लेटर दे दिया कि आप इस देश से तेल ला सकते हैं, और आपका पेमेंट का प्रोसेस ये होगा कि आपको डॉलर चाहिए या फिर इंडियन रुपी चाहिए या फिर सोना चाहिए, जैसे पेमेंट का मेथड वो तैयार कर लिया। अब मान लेते हैं एक देश की कोई भी कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ही एग्जांपल ले लेते हैं। HP नाम की एक कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नाम की एक कंपनी, वह तेल लेती है सऊदी अरब से। तो सऊदी अरब से जो तेल लेती है वह तेल यूज करने लायक नहीं होती है, क्योंकि उसे मिट्टी के अंदर से निकाला जाता है और वह क्रूड ऑयल कहलाता है। याद रखिएगा इसको, क्रूड ऑयल कहा जाता है, क्रूड ऑयल। तो इसको हम क्रूड ऑयल को खरीद के ले आते हैं, ना कि हम लोग पेट्रोल डीजल खरीद के ले आते हैं, क्रूड ऑयल खरीद के ले आते हैं। तो जब हम लोग क्रूड ऑयल को खरीद के ले आते हैं तो ये क्रूड ऑयल कैसे बिकता है, ये बैरल में बिकता है, बैरल, ये बैरल में बिकता है, बैरल में। एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर, एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर। तो ये 159 लीटर जो तेल आता है, ये आज का डेट, हम 13 मई के डेट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, 13 मई 2021 के डेट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैंने जो डाटा कलेक्शन किया है वो 13 मई 2021 का है। तो ये जो बैरल है, ये बैरल उस समय जो था वो 51 रुपया डॉलर में होगा, 51 डॉलर प्रति बैरल है, प्रति बैरल वो खरीद के ले आती। तो अगर हम 51 बैरल खरीद के 51 डॉलर खरीद के ले आते हैं, तो अभी ये जो 73 रुपया इसका डॉलर का रेट है, इंडियन मनी में इसको अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो ये बदल जाएगा 3, 7, 15, 35, 1, 36, 3, 7, 5, 12, 6, 1, 7, यानी 3723 रुपया 159 लीटर तेल। अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं 159 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, यानी 8, 11, 1, और ये हो जाएगा 3, यानी यहां से हो जाएगा ये 12, 4, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, और ये कट गया, ये 23, और ये 3, ये 23 रुपया के लमसम में, 23 रुपया के लमसम में पर लीटर, 23 रुपया पर लीटर हम लोग ये तेल को खरीद कर ले आए। समझिएगा हिसाब को, यानी क्रूड ऑयल 13 मई के डेट में अंतरराष्ट्रीय बाजार से 23 रुपया पर लीटर हम लोग खरीद कर ले आए क्रूड ऑयल। हिसाब समझ में आया? ये 51 रुपया प्रति बैरल है। बैरल में 159 लीटर तेल आता है। आप इस रेट को इंटरनेट पर जाकर, गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि क्रूड ऑयल को हम कितने में खरीद के ले आते हैं। अब क्रूड ऑयल को जैसे ही खरीद के ले आते हैं तो क्या होता है, क्रूड ऑयल को जैसे ही खरीद के ले आए तो ये क्रूड ऑयल हमारे पास आ गया। क्रूड ऑयल का दाम 23 रुपया प्रति लीटर है।
अब जैसे क्रूड ऑयल विदेश की मिट्टी से भारत की मिट्टी में प्रवेश किया, तो वहां से यहां तक लाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पर ऐड होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पर एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होगा। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वहां विदेश से भारत लाने में ये 2 रुपया प्रति लीटर पड़ जाएगा। इसके बाद जैसे ही भारत की मिट्टी में वो प्रवेश करता है, भारत सरकार यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर एक टैक्स लगाती है जिसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क। ये सीमा शुल्क जो आज के डेट पे लगाया जा रहा है वो 33 रुपया है। जैसे एक्साइज ड्यूटी लग गया, वो अपने रिफाइनरी जो उसका जो प्लांट है जहां पर रिफाइन किया जाएगा क्रूड ऑयल को, वो रिफाइनरी प्लांट तक पहुंचने के लिए उसमें भी एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पर ऐड कर दिया गया है। ये एकदम फैक्ट्री मतलब ट्रांसपोर्टेशन का ये 2 रुपया पकड़ा गया है, ये एकदम वो भारत की मिट्टी में पहुंचने के बाद ये जो यहां तक जाएगी, रिफाइनरी प्लांट तक जाएगी, ये इसमें ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को एकदम रिफाइनरी प्लांट तक इसको पकड़ा गया है। और यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी जो लगाती है भारत सरकार, एक्साइज ड्यूटी, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, एक्साइज ड्यूटी ये जो लगाती है ये केंद्र सरकार लगाती है। ये केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है तो वहां पर रिफाइन होती है, रिफाइनरी यानी रिफाइन होती है। रिफाइन अगर वहां पर होती है तो यह लगभग 4 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बैठता है। 4 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बैठता है। मैं थोड़ा सा कैमरा को घुरा दूंगा। 4 रुपया प्रति लीटर के दर से ये बैठता है। जैसे रिफाइन हो गया, रिफाइन होने जाने के बाद फिर से यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ा जाएगा। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ है? रिफाइन जब हो गया तो ये उस रिफाइन प्लांट से पेट्रोल पंप यानी रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते ये प्रति 6 रुपया प्रति लीटर बैठ जाता है। 6 रुपया प्रति लीटर बैठ जाता है। अभी अब केंद्र सरकार जो है वो अपना टैक्स ले ली है, केंद्र सरकार अपना टैक्स ले ली है। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या लेती है? वैट लेती है। यही एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर वैट लेती है। यहाँ पर जीएसटी नहीं लेती है, यहाँ पर वैट लेती है। वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स लेती है। मैं इस पे भी बात करूंगा, मैं सॉल्यूशन पे भी बात करूंगा कि क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये वैट जो है ये आज के डेट में 22 या 23 रुपया वसूला जा रहा है। 22 या 23 रुपया वैट वसूला जा रहा है। अब यहाँ पर आ गया कि ये जो डीलर होते हैं जो इसको सेल आउट करते हैं रिटेलर तक, ये जो डीलर होते हैं, ये डीलर का जो कमीशन है, ये कमीशन जो है ये भी लगभग 4 रुपया के आसपास है। ये सारे पॉइंट्स में होते हैं, मैं इसको राउंड फिगर में बनाया हूं। डीलर कमीशन 4 रुपया होते हैं। और उसके बाद ये कंपनी जो होती है, एचपी कंपनी जो है, इसकी प्रॉफिट है, ये 6.5 से 8% तक की प्रॉफिट रखती है। आप मान सकते हैं 2 रुपया इसे हम मान के चल सकते हैं, 2 रुपया। और ये एचपी प्रॉफिट रख ली है। और प्रॉफिट रखने के बाद एक कॉस्ट आती है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। हालांकि बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं होती इन लोगों का, लेकिन फिर भी आप पेट्रोल पंप पर देखिएगा बैनर वगैरह बहुत कुछ लगे हुए होते हैं, वो इस पर जोड़ लेते हैं। यानी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को हम लोग सेलिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे सेलिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, कोई भी ऐड देखते हैं वो ऐड का पैसा हम लोग चुकाते हैं। आप बड़े अच्छे से समझिएगा, कोई भी ऐड आप टीवी में देख लीजिए या कहीं पर भी देख लीजिए, ऐड का पैसा कस्टमर चुकाती है हमेशा। ये आप याद रखिएगा। ऐड का पैसा कौन चुकाती है? कस्टमर चुकाती है। ये ऐड का पैसा यहाँ पर आप 1 रुपया मान लीजिए। अब 1 रुपया मान लीजिए, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 23 2 25 25 25 और ये हो गया 33 58 58 62 62 68 68 68 70 74 75 और 23 75 और 23 98। ये 98 रुपया रेट पर लीटर के हिसाब से हम लोग 98 रुपया पर लीटर के हिसाब से हम लोग
इसको खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर मैटर क्या है, आप समझिएगा कि ऐसा है कि मेरे जो राज्य हैं झारखंड में ये 98 रुपया तक नहीं पहुंचा है। हमारे यहाँ तक ये 92 रुपया 93 रुपया तक पहुंचा है, और कोई राज्य में हो सकता है कि ये 90 है, किसी राज्य में हो सकता है ये आंकड़ा 100 पार कर गया है। तो इसके पीछे क्या माने रीजन है, क्या कारण है? इसके पीछे कारण है ये जो वैट है, ये हर राज्य अपने अपने स्तर से कम ज्यादा करके लगाती है। तुलनात्मक दृष्टि से झारखंड का जो वैट है वो तुलनात्मक दृष्टि से हमारे पड़ोसी राज्य से कम है। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के तुलना में हमारा वैट कम है। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में थोड़ा सा चेंजेस आता है, जितना दूर हम जाएंगे उस पर डिपेंड करता है। ये रिफाइनरी कॉस्ट जो है ये लगभग बराबर होता है, लेकिन ये जो कंपनियां होती है, जैसे कंपनी होती है, बहुत सारी कंपनियां इस व्यापार को करती है। HP है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, रिलायंस है। तो इसका जो रिफाइन करने की मशीन है, इस मशीन का कॉस्ट सबका अलग अलग है। कोई बेहतर से बेहतर क्वालिटी का रिफाइन करता है तो वो उस पर थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है। ये कॉस्ट यहाँ पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार जो लगाती है वो सब पे बराबर होती है। अब बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये क्रूड ऑयल जो है आज के डेट में हमें 23 रुपया के दाम पे मिल रही है, लेकिन ये 23 रुपया जो हमको मिल रही है, अगर हम इसको बात करेंगे, जब क्रूड ऑयल की कीमत पर लीटर 50 रुपया के आसपास हमें जब मिलती थी, तब हम लोगों को जो तेल है वो 80-82 रुपया मिल जाता था। लेकिन आज इतनी सस्ती क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में पाई जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग तेल के लिए 90 प्लस का दाम दे रहे हैं, 90 प्लस का दाम दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो आप इस पूरे विषय बिंदुओं को समझिए कि तेल का दाम कैसे निर्धारण हो रहा है। तेल का दाम ऐसे निर्धारण हो रहा है, अब हो सकता है कि ये 23 रुपया हो सकता है किसी कारण से यह 40 रुपया हो जाए, तो 40 रुपया मतलब 17 रुपया बढ़ जाएगा। तो क्या यहाँ पर 17 रुपया ऐड करेंगे? 17 रुपया ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर ये जो केंद्र सरकार है एक्साइज ड्यूटी को घटा देगी, एक्साइज ड्यूटी को घटाएगी, और हो सकता है ये वैट को भी घटा दे। लेकिन आज अगर क्रूड ऑयल का दाम अगर घट रहा है, ये 23 रुपया से मान लीजिए 15 रुपया हो जाता है, तो ये एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा देता है, ये वैट को बढ़ा देता है, ताकि सरकार का फंड कलेक्शन ज्यादा हो सके, रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा हो सके। अब प्रश्न ये बनता है कि ये इस तरीके से क्या सरकार को अपना रेवेन्यू कलेक्शन करना सही है या सही नहीं है? तो यहाँ पे प्रश्न बनता है, इस तरीके से भारत सरकार का या फिर राज्य सरकार का एक इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अर्न करती है, और वही पैसा जो है, इसी पैसा को फिर हमारे देश में विभिन्न कार्यों पर, विभिन्न डेवलपमेंट कार्यों पर लगाया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि इतने ज्यादा पैसा कलेक्शन करने के बाद कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये पैसे को लगाती है? क्या वहां पैसे को लगाना उचित है या नहीं है? ये बहुत सारे प्रश्न यहां पर खड़े होते हैं। तो इसके सुझाव क्या है? ये तेल का जो दाम है, इस दाम को आप अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। कैसे? आपने वैट यहां पर क्यों लगाया? जब सारी चीजों पर जीएसटी लग गई है, सारी चीजों पर जीएसटी लग गई है, तो आप तेल को भी, पेट्रोल डीजल को भी वैट के अंडर में क्यों रखे हैं? इसको भी जीएसटी के अंडर में डाल दीजिए ना। जीएसटी के अंडर में आप डालिएगा तो ये 33 रुपया और यहाँ 23 रुपया, लगभग 56 रुपया, लगभग 56 रुपया का जो आप टैक्स ले रहे हैं, लगभग 56 रुपया मतलब 56% जो टैक्स सरकार ले रही है, वो डायरेक्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम 28% तक पहुंच जाएगी, मतलब 28% में सिमट जाएगी। तो 28% में अगर सिमट जाती है तो कहाँ हम 56% टैक्स दे रहे हैं, वो आधा पैसा हम पे कर रहे हैं, आधा पैसा हमको एज ए टैक्स देना पड़ेगा। तो वहीं पर मेरा 15 से 20 रुपया का तेल का दाम घट जाता है। इससे क्या होगा? इससे सरकार को रेवेन्यू की हानि होगी। तो सरकार ये रेवेन्यू कहाँ पे खर्च कर रही है?
खर्च कर रही है वो वैसे जगह पर, जिस जगह पर सरकार को कोई फायदा नहीं है। पिछले जो हमारी सरकारें रही हैं, पिछला जो 1947 में जो आज़ादी हमें मिली है, तो वहाँ से एक तरीका चलते आ रहा है कि सारे जनता को अपने काम के प्रति मतलब ऐसा काम करेंगे, उसका दिल जीतेंगे और वो वोट मेरे पास आ जाए। ये जो एक सोच है, इस सोच के वजह से ज़्यादा पैसा सरकार को चाहिए देश चलाने के लिए, ताकि वह जनता को दिखाए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वस्तुएं मुफ्त में दे रहा हूँ। ये मुफ्त वस्तुओं को बांटने का जो सिलसिला है, ये अगर काट दिया जाए, हम समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों को जरूर दिया जाए, लेकिन जिन्हें ज़रूरत नहीं है अगर उन्हें सॉर्ट आउट किया जाए, उन्हें हटा दिया जाए, तो हमारे रेवेन्यू पर पड़ने वाला बोझ जो है वो घटेगा। साथ ही साथ ये जो मंत्री हैं, नेता हैं, इनके ऊपर जो खर्च होती है, इनका जो विभिन्न प्रकार का खर्च है, इनके खर्च पर भी कैंची चलना चाहिए। ये पेंशन एक समाज सेवी है, समाज सेवी होने के वजह से जो पेंशन का जो यहाँ पर प्रोसेस लाया गया है नेता मंत्रियों के लिए, वो गलत है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च हो रही है। तो ये खर्च कहाँ से आएगी? ये सरकार के रेवेन्यू से ही खर्च हो रही है। और सरकार रेवेन्यू कहाँ से कलेक्शन कर रही है? तो ऐसे जगह से सरकार रेवेन्यू कलेक्शन कर रही है, और इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है? हमारी पॉकेट पे पड़ रहा है। तो ये रास्ते हैं, एक आप वैट के अंडर में से हटा दीजिए, जीएसटी के अंडर में लगाइए, और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, उसे सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है। वो नेता मंत्री या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम के बीपीएल हैं, नाम के लाल कार्ड जिसको कहते हैं, नाम के लाल कार्ड जो रखते हैं। तो यहाँ पर हमें जनता को भी थोड़ा सा मेंटलिटी को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी क्षमता है तो आप सरकारी लाभों को ना ले। इसी सारे विषय बिंदुओं को अगर हर व्यक्ति अगर पालन करे तो तेल के दाम कंट्रोल में ही नहीं, बाकी सारे वस्तुओं के दाम कंट्रोल में आ जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सरसों तेल का दाम जो इस प्रकार आसमान छू रहा है, या कोई भी खाद्य तेल का जो कीमत आसमान छू रहा है, उसका टेक्निकल कारण क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज सभी लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।